हेलो मित्रों, मैं जीसी यादव यथार्थ अकेडमी ऑनलाइन पर आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप अपने घर पर सुरक्षित और स्वस्थ होंगे। इस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी महामारी से परेशान है, जिसके चलते सारी गतिविधियां बाधित हैं, जिससे हमारा पठन पाठन भी प्रभावित हो रहा है। इसी प्रभाव को कम करने के लिए हम यथार्थ अकेडमी ऑनलाइन परिवार अपने विषय के साथ लाइव उपस्थित हैं, जिसमें मैं रीजनिंग लेकर आपके समक्ष हूँ। हाँ तो मित्रों, सबसे पहला चैप्टर हमारा होगा कैलेंडर, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पंचांग। तो सबसे पहले हम ये जानें कि कैलेंडर होता क्या है। तो कैलेंडर दिन, सप्ताह, माह एवं वर्ष में संबंध स्थापित करने का एक वैज्ञानिक साधन होता है। अब बात यह हुई कि इसको वैज्ञानिक आधार किसने दिया। इसको वैज्ञानिक आधार रोम के 13वें पॉप जॉन ग्रेगरी ने जीसस क्राइस्ट के जन्मदिन 1 जनवरी सन 1 दिन सोमवार को आधार मानकर प्रस्तुत किया। तो हमने आपसे कहा कि कैलेंडर की 4 इकाई दिन, सप्ताह, माह एवं वर्ष। तो सबसे पहली इकाई है आपकी दिन। तो मित्रों, हम ये जानें कि दिन क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी 2 तरह की गति करती है, एक अपनी धुरी पर नाचती है और दूसरा सूर्य का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर घूमने में जितना समय लेती है उसे हम एक दिन कहते हैं। तो पृथ्वी अपनी धुरी पर एक पूरा चक्कर 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड में लगाती है, जो कि लगभग 24 घंटे के बराबर है। दूसरी इकाई है सप्ताह। एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, जिसको हम नाम देते हैं सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार एवं रविवार। तीसरी इकाई है माह। स्पेशली आपका माह 30 या 31 दिन का होता है, लेकिन फरवरी 28 या 29 दिन की होती है। अब चौथी इकाई है आपकी वर्ष। तो आप अपने कैलेंडर में जो वर्ष पाते हैं वो 2 तरह के पाते हैं। एक साधारण वर्ष पाते हैं और दूसरा अधिवर्ष अर्थात लीप वर्ष पाते हैं। तो हमने आपको बताया कि हमारी पृथ्वी 2 तरह की गति करती है, एक अपनी धुरी पर घूमती है, दूसरी सूर्य का चक्कर लगाती है। तो पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लेती है, हम उसी को एक सौर वर्ष कहते हैं। तो आपने एक तीसरा नाम सुना, सौर वर्ष। अभी तक आपने कैलेंडर में साधारण वर्ष और लीप वर्ष सुना होगा, लेकिन एक तीसरा नाम है जिसे आप कहते हैं सौर वर्ष। तो एक बार हम कह सकते हैं कि सौर वर्ष क्या होता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में लगा समय सौर वर्ष होता है। तो सौर वर्ष बराबर 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 47 सही 1/2 सेकंड। अगर हम इसको दशमलव में व्यक्त करें तो आप कह सकते हैं 365.2422। ये आपका सौर वर्ष होता है, जिसको आप नॉर्मली कहते हैं 365 सही 1/4। अब लेकिन आप अपने कैलेंडर में इस गतिविधि को नहीं प्राप्त करते हैं। क्यों? क्योंकि 365.2422 को अगर हम लेके चलते हैं तो हमें गुणा गणित करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। इस दिक्कत से बचने के लिए हमने किया क्या, ये 0.2422 को बाहर कर दिया। अब हमारे पास बचा कितना, 365 दिन, और इसी को हमने नाम दिया साधारण वर्ष।
साधारण वर्ष बराबर होता है 365 दिन। अब मित्रों हमने 0.2422 को निकाल कर बाहर तो कर दिया, अगर हम इसी तरह से हर साल निकालते रहें तो हमारा कैलेंडर एक न एक दिन बेकार हो जाएगा। तो इस अतिरिक्त समय को मैनेज करने के लिए हमने किया क्या, हमने देखा कि 0.2422 एक साल में प्राप्त हुआ, दूसरे साल में इतना फिर प्राप्त होगा, तीसरे साल में इतना प्राप्त होगा, चौथे साल में भी इतना ही प्राप्त होगा। तो आइए हम देखते हैं कि 4 साल में प्राप्त कितना होता है। तो 4 साल में 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 1 9, 0.9688 अर्थात लगभग 1 के बराबर है। अर्थात हमने देखा कि जो आपका अतिरिक्त समय है वो 4 साल में इकट्ठा होकर के 0.9688 अर्थात लगभग 1 के बराबर हो जा रहा है। इसीलिए हम हर चौथे साल अपने कैलेंडर में 365 की जगह 366 कर देते हैं और जिसे हम नाम देते हैं अधिवर्ष। तो अब हम कैसे जानेंगे कि कोई भी वर्ष साधारण वर्ष है या अधिवर्ष है। तो हमने ये देखा कि हर चौथे साल यह क्रिया हो रही है, इसका मतलब अगर यह चौथे साल हो रहेगा तो 4 का गुणज होगा। तो बड़े आराम से हम परिभाषित कर सकते हैं, यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह वर्ष अधिवर्ष होता है। तो मित्रों हमने आपको बताया कि अधिवर्ष क्या है। यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह अधिवर्ष होता है। परंतु लगने के कारण कुछ न कुछ समस्या आ रही है। तो जरा आप यहाँ नजर रखें, आपको 0.2422 में 4 से मल्टीप्लाई करने पर मिला कितना था 0.9688, लेकिन आपने इसकी जगह बढ़ाया कितना, पूर्णतः 1। तो कुछ आपने जरूर ज्यादा बढ़ा दिया है। तो आइए हम देखते हैं कि कितना ज्यादा बढ़ाए हैं। तो 1 में से अगर 0.9688 को हम घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 10 में से 8 गए 2, 9 में से 8 गए 1, 9 में से 6 गए 3, 9 में से 9 गए 0, अर्थात 0.0312। अर्थात हम अपने कैलेंडर में हर चौथे साल 0.0312 दिन की अतिरिक्त वृद्धि कर रहे हैं। अगर ये वृद्धि ऐसे लगातार चलती रही तो आगे जाकर ये हमारे कैलेंडर को खराब कर सकती है। तो इस समस्या से निदान पाने के लिए हमने क्या किया, तो मित्रों हमने देखा कि 4 वर्ष में 1 वर्ष अधिवर्ष होता है। तो आपके कैलेंडर में 0.0312 दिन की वृद्धि हो जाती है। अगर इसी प्रकार क्रम जारी रखे तो यह क्रिया 400 साल में कितनी बार होगी, 100 बार होगी। अगर एक बार में इतना हो रहा है तो 100 बार में कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.12, अर्थात हम कह सकते हैं कि 400 साल में हमारे कैलेंडर में 3.12 दिन की अतिरिक्त वृद्धि हो जाएगी। अगर यह वृद्धि को हम मैनेज नहीं करें तो हमारा कैलेंडर बेकार हो जाएगा। तो आखिरकार अब इस अतिरिक्त वृद्धि को कम कहाँ किया जाए, इसको कम करने का हमारे पास एक ही तरीका था कि जो ये 100 लीप वर्ष हैं, इन्हीं 100 लीप वर्षों में से किन्हीं 3 को लीप वर्ष न माना जाए। आखिरकार किन 3 लीप वर्षों को लीप न माना जाए। तो इसके लिए किया क्या गया कि ऐसी स्थिति का चयन किया गया जहां पर एक निश्चित अंतराल भी हो और एक पड़ाव जैसा भी हो। तो इसके लिए 3 दिन की अतिरिक्त वृद्धि को कम करने के लिए 400 वर्ष में 3 दिन कम करना है। तो इस 3 दिन को कम करने के लिए हमने 100वें, 200वें और 300वें वर्ष को अधिवर्ष नहीं माना। फिर पुनः 400वें, क्योंकि हमको कम कितना दिन करना है, 3 दिन ही करना है। तो 400वें वर्ष को हम अधिवर्ष रहने देंगे। 100वां, 200वां और 300वां क्या है, अधिवर्ष नहीं मानेंगे। तो इस तरह से मानने से हमारे इस 3 दिन की अतिरिक्त वृद्धि क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस प्रकार अगर हम
अधिवर्ष को परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो तो वह वर्ष अधिवर्ष होता है, परंतु यह शताब्दी वर्षों पर लागू नहीं होता है। शताब्दी वर्षों में जो शताब्दी वर्ष 4 से नहीं बल्कि 400 से पूर्णतः विभाजित होता है, केवल वही शताब्दी वर्ष अधिवर्ष होता है। तो इस आधार पर मित्रों आइए हम प्रश्न देखते हैं कि निम्न में कौन सा वर्ष अधिवर्ष नहीं है। जैसे पहला है 2004, दूसरा है 1996, तीसरा है 1300, चौथा है 1600। तो अब आप देखें कि 2004 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसका मतलब ये अधिवर्ष है। 1996 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, इसका मतलब यह अधिवर्ष है। 1300 यह शताब्दी वर्ष है, ये 4 से नहीं बल्कि 400 से कटना चाहिए और ये 400 से विभाजित नहीं है, इसका मतलब यह अधिवर्ष नहीं है। 1600 4 से नहीं बल्कि 400 से, 4 से भी कट रहा है, 400 से भी कट रहा है, अर्थात ये शताब्दी वर्ष है, 400 से कट रहा है, इसका मतलब ये क्या है, अधिवर्ष है। तो आपका इन चारों विकल्पों में उत्तर कौन सा हो जाएगा, 1300। तो आपकी इस 3 दिन की अतिरिक्त वृद्धि तो मैनेज हो गई। अब आपके पास बचा कितना, 0.12। अब इस 0.12 की अतिरिक्त वृद्धि को कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो हम देखें कि 0.12 धीरे धीरे इकट्ठा होकर के 2476 वर्ष में 1 के बराबर हो जाएगा। जब 2476 वर्ष में 1 के बराबर हो जाएगा तो हम इस 2476वां वर्ष जो कि शताब्दी वर्ष नहीं है, 4 से कट भी रहा है, इसके बावजूद भी हम इसको अधिवर्ष नहीं मानेंगे। अर्थात आप कह सकते हैं इस 0.12 की अतिरिक्त वृद्धि को कम करने के लिए 2476वें वर्ष को हम अधिवर्ष नहीं मानेंगे, इसे हम क्या मानेंगे, साधारण वर्ष मानेंगे। तो जैसे अगर इस परिप्रेक्ष्य में आपके पास प्रश्न आता है कि निम्न में कौन सा वर्ष अधिवर्ष नहीं है, पहला विकल्प 1984, 2012, 1200, 2476, इनमें से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं कि 1984 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, शताब्दी नहीं है, इसका मतलब ये अधिवर्ष है, सही है। 2012 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, ये अधिवर्ष है। 1200 शताब्दी वर्ष है, 4 के अलावा 400 से भी विभाजित हो रहा है, इसका मतलब यह अधिवर्ष है। लेकिन 2476 शताब्दी वर्ष भी नहीं है और 4 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, लेकिन 0.12 की अतिरिक्त वृद्धि को कम करने के लिए हमने 2476वें वर्ष को अधिवर्ष नहीं माना है, इसलिए आपका ये 2476वां वर्ष क्या है, अधिवर्ष नहीं है। इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा 2476। ये आपके पास एक अलग टाइप का प्रश्न है जिस पर आपको विशेष नज़र रखना है कि 2476वां वर्ष 4 से कटने के बावजूद, शताब्दी वर्ष न होने के बावजूद भी साधारण वर्ष नहीं, साधारण वर्ष होता है, अधिवर्ष नहीं होता है। तो ये अब तक की जो गतिविधियां हमने आपके समक्ष रखी, ये कैलेंडर की पृष्ठभूमि थी। अब आइए हम चलते हैं कैलेंडर में प्रश्नों की प्रकृति पर। तो कैलेंडर में जो प्रश्न की प्रकृति होती है वह 2 प्रकार की होती है। एक होती है किसी तारीख को कोई दिन दिया गया होता है तो भविष्य या भूत में किसी तारीख को कौन सा दिन होगा आपको पूछा जाता है, और एक दूसरा टाइप होता है किसी एक्चुअल डेट पर
कौन सा दिन होगा, आपके एक्चुअल कैलेंडर में किसी भी तारीख को कौन सा दिन होगा। तो ऐसे प्रश्नों के जवाब के लिए हमारे पास विषम दिनों का होना बहुत जरूरी है। मित्रों, हम देखते हैं कि आप लोग काफी प्रश्नों का उत्तर कोड के आधार पर देते हैं, लेकिन आज हम आपके सामने एक दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे जो बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट के आधार पर आप किसी भी प्रश्न का जवाब दिया जा सकता है। क्योंकि आपको पता है कि कोड आपको याद करना पड़ता है और शताब्दियां बदलने पर आपके कोड बदलते हैं, लेकिन यहां पर जो गतिविधि से मैं आपका परिचय कराने जा रहा हूं उस गतिविधि से न तो आपको कुछ याद करना पड़ेगा, केवल आपको विषम दिन की स्थिति ध्यान में रखनी होगी। अगर आप विषम दिन की स्थिति ध्यान में रखेंगे तो किसी भी प्रकार के प्रश्न का किसी भी जगह से आप उत्तर दे सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं विषम दिन की। तो सबसे पहले आप ये जानें कि विषम दिन होता क्या है। किसी भी कैलेंडर की किसी भी इकाई में अगर हम 7 का भाग देते हैं तो जो शेषफल प्राप्त होता है वह विषम दिन होता है। तो इसी आधार पर कई इकाइयां हैं जिन पर हम विषम दिन ज्ञात करेंगे। इसी कड़ी में पहली स्थिति है आपकी साधारण वर्ष में विषम दिन। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साधारण वर्ष बराबर होता है 365 दिन। अब आपको इसका विषम दिन ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया कि विषम दिन ज्ञात करने के लिए आप करते क्या हैं, इस इकाई में आपको 7 का भाग देना होता है। तो अगर हम इसमें 7 का भाग देते हैं तो 7 पचे 35, 7 दूनी 14, 52 सप्ताह पूर्णतः चला जाता है और शेष कितना बचता है, 1 दिन। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि साधारण वर्ष का विषम दिन कितना होता है, 1 दिन होता है। आपसे कोई पूछेगा कि साधारण वर्ष का विषम दिन कितना, तो आप कहेंगे 1। अब इस 1 विषम दिन के आधार पर हम कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष ज्ञात करते हैं। तो आइए हम कोई एक साधारण वर्ष ले लेते हैं, जैसे 2005 एक साधारण वर्ष ले लिए। अब इस 2005 की पहली तारीख क्या होगी, 1 जनवरी होगी और इसकी अंतिम तारीख क्या होगी, 31 दिसंबर होगा। अब 1 जनवरी से 31 दिसंबर का जो ड्यूरेशन है वो कितने का है, 365 दिन का है। अब इस 365 दिन का विषम दिन कितना है, 1 है। अगर हम 7 दिन चलते जाएंगे तो 52 सप्ताह के बाद लास्ट में जो विषम दिन बचेगा वो कौन होगा, 1 दिन, अर्थात वो होगा 31 दिसंबर। तो आइए उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं। मान लीजिए कि 1 जनवरी को कोई दिन है, सपोज दैट बुधवार है। 2 जनवरी को क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। 3 जनवरी को क्या होगा, शुक्रवार होगा। 4 को क्या होगा, शनिवार होगा। 5 को क्या होगा, रविवार होगा। 6 को सोमवार। 7 को मंगलवार। पुनः आप देख रहे हैं कि 8 को हमें क्या प्राप्त हो रहा है, बुधवार प्राप्त हो रहा है। अर्थात कहने का आशय यह है कि हम अपने कैलेंडर में किसी भी तारीख से अगर चलना शुरू करते हैं तो 7 दिन के बाद हमें पुनः उसी दिन की प्राप्त होती है। अगर हम इसी क्रम को आगे चलते चले जाएं तो हम देखेंगे कि पुनः 7 दिन के बाद बुधवार प्राप्त होगा, फिर अगले 7 के बाद बुधवार प्राप्त होगा, फिर अगले 7 के बाद बुधवार प्राप्त होगा। तो आपका ड्यूरेशन है कितने का, 365 दिन का। आपके 365 दिन में 7 कितनी बार सम्मिलित हो रहा है, 52 बार सम्मिलित हो रहा है। इसका मतलब कि 52 सप्ताह के बाद पुनः कौन सा दिन होगा, बुधवार होगा। 52 सप्ताह के बाद एक दिन जो बच रहा है वह एक दिन बच कौन सा रहा है, 31 दिसंबर बच रहा है। अर्थात आप कह सकते हैं 31 दिसंबर को होगा क्या, बुधवार होगा। तो इस आधार पर आप एक निष्कर्ष पर पहुंचे और निष्कर्ष आपका यह है कि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन समान होता है। अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी भी साधारण वर्ष में 1 जनवरी को जो दिन होता है उसी वर्ष 31 दिसंबर को भी वही दिन होता है। आइए उदाहरण स्वरूप एक, जैसे 1 जनवरी
2009 को रविवार हो तो 31 दिसंबर 2009 को क्या होगा? रविवार होगा। आपको पता है कि किसी साधारण वर्ष का फर्स्ट एंड लास्ट क्या होता है? सेम होता है। तो 1 जनवरी 2009 को अगर रविवार है तो 31 दिसंबर 2009 को भी क्या होगा? रविवार होगा। इस आधार पर अब आपने देखा कि फर्स्ट एंड लास्ट क्या है? सेम है। इस आधार पर हम अगले निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। अगला निष्कर्ष कहां से है? अब इस आधार पर हम अगले निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं। 2005 के बाद अगला वर्ष होगा 2006। 2006 में अगर 2005 में 31 दिसंबर को बुधवार है तो 2006 में 1 जनवरी को क्या होगा? बुधवार के बाद क्या आएगा? बृहस्पतिवार आएगा। इसी क्रम में हम अगर आगे बढ़ें तो 2 तारीख को क्या होगा? शुक्रवार होगा। 3 को क्या होगा? शनिवार होगा। 4 को क्या होगा? रविवार होगा। अगर इसी प्रकार क्रमशः आगे बढ़ते जाएं तो 31 तारीख को 31 दिसंबर को क्या होगा? बृहस्पतिवार होगा। अगर हम 2005 और 2006 पर तुलना करें तो हमें दूसरा निष्कर्ष ये प्राप्त हो रहा है कि यहाँ पर 1 जनवरी को बुधवार है तो यहाँ 1 जनवरी को क्या है? बृहस्पतिवार है। यहाँ पर 2 जनवरी को बृहस्पतिवार है तो 2 जनवरी को क्या है? शुक्रवार है। अर्थात हमें दूसरा निष्कर्ष प्राप्त हुआ कि किसी साधारण वर्ष से अगले साधारण वर्ष में जाने पर 1 की वृद्धि हो जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी साधारण वर्ष में किसी महीने की किसी तारीख को जो दिन होता है, यदि अगला वर्ष भी साधारण वर्ष होता है तो उसी महीने की उसी तारीख को 1 दिन आगे होता है। तो आइए उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे 5 मार्च 2006 को शनिवार है। 5 मार्च 2006 को क्या है? शनिवार है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि 5 मार्च 2007 को कौन सा दिन होगा तो 5 मार्च 2007। तो आपके दूसरे निष्कर्ष के आधार पे आप कह सकते हैं कि किसी साधारण से किसी साधारण में एंट्री करने पर 1 दिन की वृद्धि होती है। तो अगर शनिवार में हम 1 जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाता है संडे। अर्थात आप कह सकते हैं कि 5 मार्च 2006 को शनिवार है तो 5 मार्च 2007 को क्या होगा? रविवार होगा। अब यहां पर आगे बढ़ने पर अगर 1 की वृद्धि होती है तो पीछे जाने पर क्या होगा? नियमतः 1 की कमी होनी चाहिए। आइए दूसरे उदाहरण के द्वारा देखते हैं। जैसे 10 जनवरी 2011 को बृहस्पतिवार हो तो 10 जनवरी 2010 को कौन सा दिन होगा? तो 10 जनवरी 2011 को अगर बृहस्पतिवार है तो 10 जनवरी 2010 जो कि पीछे जा रहा है क्या होगा? 1 कम हो जाएगा। 1 कम होने का मतलब बृहस्पति में से 1 घटा देंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। अर्थात आप कह सकते हैं कि किसी साधारण वर्ष में किसी साधारण से साधारण में आगे जाने पर 1 की वृद्धि होती है और पीछे जाने पर 1 की कमी होती है। हाँ तो मित्रों आइए हम अगला एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 10 अप्रैल 2001 को सोमवार है। 10 अप्रैल 2001 को सोमवार है तो 10 अप्रैल 2003 को कौन सा दिन होगा? तो अगर आप नियमतः देखें कि 10 अप्रैल 2001 को सोमवार है तो 10 अप्रैल 2002 को क्या होगा? मंगलवार होगा। 1 की वृद्धि होगी। और तो उसी आधार पे 10 अप्रैल 2003 को क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। इस तरह आपने देखा कि आगे बढ़ने पर क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसी क्रम में अगर हमको पीछे जाना हो तो क्या होगी? कमी होगी। तो आइए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। 7 अगस्त 2015
को शनिवार हो तो 7 अगस्त 2013 को कौन सा दिन होगा? तो आप देख रहे हैं कि 7 अगस्त 2015 को शनिवार है, तो 7 अगस्त 2014 जो कि पीछे जाना होगा, एक घट जाएगा, क्या होगा? शुक्रवार होगा। अगर 2014 में शुक्रवार है तो 13 में जाने पर पुनः एक की कमी करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। तो मित्रों हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा साधारण वर्ष का रूल है वो केवल साधारण से साधारण के लिए लागू हो रहा है। तो हमें पता है कि हर 3 साल के बाद चौथा साल लीप होता है और लीप होने पर ये कॉन्सेप्ट हमारा फेल हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को लीप वर्ष में कैसे करेंगे ये हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।